अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। और एमसीक्यूज़ देखकर तो आप बोलोगे सर बहुत ही हलवा एमसीक्यूज़ दे दिए इन्होंने। सीआरक्यूज़, ईआरक्यूज़ और जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं चैप्टर के आखिर में वो करेंगे। और क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग, डेरिवेशंस, फार्मूलाज और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। देखो भाई, आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ़ और सिर्फ समझने वाला है। समझ में आ गया ना, यकीन मानो जस्ट 2-3 फार्मूले हैं जिसमें पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई हमारे जो क्लास 12 के फ़िज़िक्स के नोट्स हैं वो बन गए हैं न्यू बुक के। फ़ीस हमने रखी है 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये इसकी फ़ीस है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इजी पैसा जश कैश नंबर आ रहा है, उस पर फ़ीस पे कर उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो भाई, इसमें तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज़, सीआरक्यूज़, सीआरक्यूज़, न्यूमेरिकल्स जो आपको बहुत परेशान करते हैं ना, वो सब सॉल्व हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स हैं। यकीन मानो अगर एक बार आप इसे बाय करते हो तो आप ज़रूर बोलोगे कि वर्थ इट है। ठीक है, नुकसान नहीं होगा आपका। तो नोट्स ज़रूर बाय कर लेना। नोट्स में सब कुछ सॉल्व है और तमाम चैप्टर का सलूशन है। तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। और ऐसे सॉल्व हैं कि अगर आपने एज इट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हें लिखा जाकर तो इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे आपको। स्टैंडर्ड तरीके से हमने उसे सॉल्व किया है। चलो, सबसे पहले जो है वो, और अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो वो भी हो सकते हो। उसकी फ़ीस 3000 रुपये पूरे साल के लिए, वहाँ पे फ्री मिल जाएंगे नोट्स। अच्छा, सबसे पहले करते हैं एमसीक्यूज़। यकीन मानो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक इतने आसान एमसीक्यूज़ मैंने नहीं देखे जितने आसान इसमें दिए हैं। चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं। बस आपने ना ये समझना है प्रोसेस कौन सा है, जवाब आपके सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, किस टाइप का प्रोसेस है अकर व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंज बोथ हीट एंड वर्क विथ इट्स सराउंडिंग। और आपसे पूछ रहे हैं एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में हीट आ भी रही है, जा भी रही है, मगर आगे एक और कंडीशन बताई हुई है, एंड देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो, याद रखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसी में तब्दीली करते रहोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और आपके पास आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस बनेंगे। सही है। अब कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जिसमें डेल्टा यू ज़ीरो होता है। कह रहे हैं ना नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है ना ये, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब वो कौन सा प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही, वो होता है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका सही है ए। देखा कितना आसान है, जस्ट प्रोसेस समझो। ड्यूरिंग अ आइसोबैरिक प्रोसेस, देखो 4 प्रोसेस अगर आपने याद रखे हुए ना, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, सारे एमसीक्यूज आपके हलवा हैं। ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस, एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। तो पूछ रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो भाई आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इसका सही जवाब हो गया बी, प्रेशर। सही है, बहुत आसान है, मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ। इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो यहाँ भी प्रोसेस की बात है, डज अ सिस्टम एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग। देखो, सिस्टम के साथ हीट एक्सचेंज हो रही है, यानी सिस्टम से हीट जा भी रही है और आ भी रही है, बट अंडरगोस नो चेंज इन टेम्परेचर। तो वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। पहला वाला जवाब जो हमने पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया ए अगेन। देखा कितना आसान है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या खसूसियत है, ऐसा क्या ख़ास होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ही हीट सिस्टम में आती है और ना ही हीट सिस्टम में जाती है। चेंज इन हीट जो है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये इसका जवाब है बी, नो हीट एक्सचेंज, यानी ना ही आएगी और ना ही जाएगी। कहाँ पर, सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, अगर ये एडियाबैटिक है तो ना इससे हीट निकल के बाहर आएगी, ना ही बाहर से हीट इसमें जाएगी। बात समझ गए।
अच्छा अब आ जाओ पांचवा, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो अगेन प्रोसेस, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर, प्राइमरी फीचर तो सॉरी एडियाबैटिक नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। देखो एक आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर या वॉल्यूम। बिल्कुल सही भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट रहेगा। देख रहे हो कैसे हलवा हलवा एमसीक्यूज देती हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी इन एन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहे हैं। याद है ना हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आया कॉन्सेप्ट का फील, पढ़ाया था ना, याद है ना। चलो तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सी लिखा हुआ है आपके पास। अच्छा हाउ इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइंड इन टर्म ऑफ हीट, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखो ये कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, आपके पास डेल्टा यू भी है और डेल्टा डब्ल्यू भी है, तो आप कैसे निकालोगे उसे। आसान कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट का फील नहीं आ रहा ना, कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। वो आपसे ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके पास इंटरनल एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी आपने निकालनी है, आपको यू भी दिया हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू भी दिया हुआ है, क्या करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक लगाओगे और इस फॉर्मूले को जस्ट सेट करा दोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बना लोगे। ठीक है यही करते हो ना। तो ये किस में है आपके पास, ये आपके पास बी में है, बाकी सारे गलत हैं, एक ही सही होता है हमेशा एमसीक्यूज में। व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिलीज्ड टू। इंटरनल एनर्जी जो है वो एक आइडियल गैस की किस से रिलेट होती है, तो भाई टेम्परेचर से रिलेट होती है, टेम्परेचर ए। ठीक है आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट टेम्परेचर से हम रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा अब देखो प्रोसेस है, दोबारा प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, आपके पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। व्हाट हैपन टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के साथ क्या होगा। देखो प्रोसेस एडियाबैटिक है, अगर डिक्रीज़ की बात कर रहे हो तो इंक्रीज़ की बात भी करनी पड़ेगी, यानी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ तो गलत है। रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज आएगा। तो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट में चेंज करोगे तो इसमें भी चेंज होगा। याद करो हमने पीछे पढ़ा था, तो ये डी इसका सही है। अब आखिरी का 10वां कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो 10 वाला एमसीक्यूज करते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी, आपने इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन बतानी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज़ करना। ठीक है चेंज ऑफ अ सिस्टम इज़ एन, आपके पास जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, बिल्कुल सही, प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, सॉरी वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर देते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वर्क तो होगा नहीं, ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो सही कौन सा हुआ आपके पास, ए। बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। देखो मैंने कहा था ना बस 4 प्रोसेस याद रखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलो अब देख लेते हैं सही किया, यानी ए बी सी बी ए डी ए, चलो बिल्कुल सही हो गया माशाल्लाह से। ओके वाला काम हो गया ना, हो गया ना ओके वाला काम। अब सी आर क्यूज़ ई आर क्यूज़ फार्मूलाज डेरिवेशंस करते हैं और मज़ीद ओके वाला काम हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट भी ले लेंगे, चीज़ें भी समझ लेंगे। सवाल समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट लिख नहीं लेना अपने पास, ठीक है भाई, सवाल समझना। चलो सबसे पहले हमारे पास है सी आर क्यू नंबर 1, उसके बाद ई आर क्यू की तरफ चलेंगे। कहने वाले कहते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन योर ओन वर्ड्स। जब भी ये वर्ड आ जाए ना इन योर ओन वर्ड्स, तो वर्डिंग कुछ भी हो मगर बात एक्सप्लेन हो रही होगी, 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। सही है, वर्डिंग कुछ भी हो, बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करो अपने अल्फाजों में। तो देखो आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो या अपने पास से भी क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ही पढ़ते हो ना। देखो अगर इंटरनल एनर्जी देते हो तो क्या मतलब हीट एनर्जी देते हो तो क्या होता है, देखो हीट एनर्जी आप दे रहे हो तो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में और प्लस वर्क हो रहा है आपके पास, है ना। तो इसी को अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन कर दो, बात क्लियर हो जाएगी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है आपके पास, ठीक है। स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफ़र और
ट्रांसफॉर्म्ड इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। बात क्लियर हो गई कि हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो पहला सवाल हो गया हमारा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था, और इक्वेशन भी लिख लेना इसकी अपने पास। अच्छा, हाउ डज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को रिलेट कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। बात सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, तो आप उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो, यही बात कहता है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी तो कुछ इसी तरह की बात कर रहा है कि अगर आपके पास हीट एनर्जी है तो उससे आप इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क कर सकते हो, तो यानी रिलेट कर रहे हैं। तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाया जा सकता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल स्पेशली टॉलरेट फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो बात वही लिखी हुई है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं, तो आप इसको समझ सकते हो खुद से भी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना CRQ नंबर 3 भाई साहब पर। हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ जस्ट मैं आपको आपके क्वेश्चनों के जवाब दे रहा हूँ। डिस्कस बिटवीन वर्क डन बाय अ सिस्टम एंड द हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ। देखो आपने फर्स्ट लॉ को देखना है और जो वर्क डन हो रहा है और हीट जो सिस्टम में आ रही है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो अगेन इधर आ जाओ, देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी एक इक्वेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वर्क इज द ऑर्गेनाइज एनर्जी ट्रांसफर व्हेन अ सिस्टम डस मैकेनिकल टास्क। होता क्या है, जब आप हीट देते हो ना, तो ये जो हीट आपने दी ना, ये हीट आपका वर्क करा लेती है। बात समझ आ रही है? और यही हीट जो है वो एनर्जी भी, इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है। तो यानी अगर आपने हीट दी तो आप दो काम कर सकते हो, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलो अब आगे चलते हैं चौथे में। गिव एन, अभी डेली लाइफ एग्जाम्पल देनी है। गिव एन एग्जाम्पल या डेली लाइफ एग्जाम्पल डैट इलुस्ट्रेट यानी जो बताए, शो करे प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी अपने इर्द गिर्द देखो और बताओ कहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लग रहा है। चलो मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। जो कोल पावर प्लांट होता है ना, यानी जो कोल पावर प्लांट आप चल रहा होता है, आपका कोयले से पावर प्लांट चलता है, कोयले से जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लग रहा होता है। वैसे तो बहुत सारे लॉस लग रहे हैं, लेकिन बेसिक ये लॉ लग रहा होता है। बेसिक में अगर पढ़ा तो अ सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज़ बॉइलिंग वाटर इन अ केटल। तो जब आप केटल में पानी उबालते हो, अब तो लोगों ने कम कर दिया, अब तो वो एक फ्राई पैन टाइप चीज़ें आ गई हैं, उसमें उबाल रहे होते हैं, लेकिन पहले लोग केटल में पानी उबालते थे। अगर आप अमेरिकन वगैरह में देखो तो आज भी वहाँ पर है। तो जब आप पानी उबालते हो तो आप देखते हो ना कि आपका वो जो केटल का ढक्कन है वो ऊपर उड़ की तरफ उड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपने हीट दे रहे हो ना नीचे से फ्लेम से, उसकी वजह से वो जो ढक्कन है वो वर्क कर रहा है। आप डरते क्यों नहीं हो कि यार क्या पता कोई भूत वूत हो? तो आपको पता है ये जो हीट एनर्जी है ये वर्क में कन्वर्ट हो रही है। हीट इज़ एडिड टू द वाटर फ्रॉम द स्टोव। जब आप हीट देते हो तो वाटर में जाती है हीट, वाटर गर्म होता है। द वाटर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, वाटर का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, कॉजिंग द टेम्परेचर राइज, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, बात समझ गए। समझो ये आपने हीट दी, ये वाटर की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और केटल के ऊपर का ढक्कन जो है वो मूव करने लग गया। बस ये छोटी छोटी बातें आप बच्चों ने समझनी है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये क्या रोल प्ले करता है, आप बच्चों ने ये बताना है। सिस्टम हमने पढ़े थे ना, 3 तरह के होते हैं, एक ओपन, एक क्लोज और एक आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम जिसमें हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है, मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी आपके पास हीट भी जा रही है, मास भी जा रहा है। क्लोज सिस्टम जिसमें हीट तो जा रही है मगर मास नहीं जा रहा। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना हीट जा रही है ना मास जा रहा है। पढ़ा था ना? चलो तो देखो यही लिखा हुआ, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग थ्रू हीट एंड वर्क। वही बात है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में सिस्टम जो है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि हीट इसमें आती है और जाती है। चलो
क्योंकि मुझे आपको न्यूमेरिकल भी कराना है ना, इसलिए थोड़ा तेज़ लेके चल रहा हूँ। हाउ डज हीट कैपेसिटी रिलेट? हीट कैपेसिटी को आप कैसे रिलेट कर सकते हो टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये कह रहे हैं जो आपके पास हीट कैपेसिटी होती है ना, जो कि आपके पास होता है, यहाँ लिख देता हूँ सी, हीट कैपेसिटी इसलिए सी लिख रहा हूँ। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती तो सी एम लिखना पड़ता, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी को आप कैसे रिलेट करते हो? हीट से जो आप सिस्टम में दे रहे हो, और साथ ही साथ चेंज इन टेम्परेचर से। तो एक इक्वेशन है कि Q इज़ इक्वल टू सी डेल्टा टी। इस इक्वेशन के ज़रिए से हम रिलेशन चेक करते हैं हीट कैपेसिटी का और टेम्परेचर का और आपका जो हीट एनर्जी है उसका। तो हीट कैपेसिटी हीट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी आपके पास बनेगी, ठीक है। तो रिलेशन वगैरह पढ़ लेना, यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। मैंने तो नहीं किया हुआ, बेसिकली टीचर ने किया हुआ, कहीं आप लोग ये ना समझो मैं लिखता हूँ इसलिए। अच्छा, अब आ जाओ ERQs पे चलते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला वगैरह भी आ गए ना इसमें। फर्स्ट, प्रोवाइड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड एक्सप्लेन सच टर्म। देखो, सबसे पहले कह रहे हैं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, या जो मैथमेटिकल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, वो लिख के दिखाओ। तो क्या पढ़ी थी? डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर इसको ऐसे लिखते हो ना, डेल्टा U इज़ इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, तो भी आप ठीक हो, गलत नहीं हो, सही है, क्योंकि वो ऊपर वाले फॉर्मूले को ही सेट करा के लिखा गया है। इस तरह भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे बच्चे इस तरह लिखते हैं। अब इसी को एक्सप्लेन करो। इसमें ये इंटरनल एनर्जी है, ये आपके पास हीट एनर्जी है, ये आपके पास वर्क डन है, और साथ ही साथ फिर आगे और भी चीज़ें पूछेंगे ये। तो देखो, यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा था। देखो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने समझाया नहीं है, मैं समझा चुका हूँ ना, तो जैसा क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ, तो इसीलिए उस चीज़ को यहाँ पे रिलेट करो। डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, पूछ रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का क्या होता है। तो देखो, इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास बराबर आ जाती है वर्क डन के, मगर नेगेटिव साइन क्या कन्वेंशन, ये आपके पास कंजर्वेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो वर्क क्या है, ऑन द सिस्टम हुआ होगा, यानी वर्क सिस्टम पर हुआ होगा, सही है। अब जब वर्क सिस्टम पर होता है तो इसका मतलब है नेगेटिव वर्क, तो ये जो है वो कंजर्वेशन है। यानी अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी कम कर रहे हो और वर्क ज़्यादा हो रहा है, पॉसिबल है ऐसा? फॉर एग्जांपल, मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी कम कर दूं तो क्या पंखा तेज़ चलता है? यानी अगर पावर कम आने लग जाए, तो ये माइनस साइन यही बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप एनर्जी को बढ़ाओगे तो वर्क होगा, अगर आप एनर्जी कम करोगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा या ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, सही है, बाय द सिस्टम, सही है। इसको समझना थोड़ा सा। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बना है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होगा, ना हीट सिस्टम में आ रही होगी और ना जा रही होगी। तो जब ना हीट आएगी ना जाएगी, तो इसका मतलब है डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, कॉन्सेप्ट का फील है, ठीक। चलो, ये पूरा इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया था। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी होता है। एक्सपेंशन यानी देखो, जो हीट मौजूद है अंदर ही, वही जो है वो वर्क कराती है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? देखो, आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी सिस्टम के अंदर, बाहर से तो आप हीट नहीं दे रहे, वो तो बात ख़त्म हो गई, अंदर ही आपके पास हीट मौजूद थी, अंदर ही जो है वो एनर्जी जो मौजूद थी उसमें किसी वजह से इजाफा आ गया, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, अंदर ही हुआ, बाहर से कुछ नहीं कर रहे आप। तो क्या होगा, जब अंदर ही रिएक्शन होगा तो वर्क हो जाएगा आपके पास, है ना, इस तरह से। तो फिर एक्सपेंशन यानी फैलेगा, वर्क होगा। एक्सपेंशन अगर कम हो गई इंटरनल एनर्जी थोड़ी देर बाद खुद ही, तो कंप्रेशन हो जाएगा। इसको यहाँ बहुत डिटेल में बता दिया है। चलो, तीसरा चैप्टर पढ़ाते हैं। व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? सबसे पहले इंटरनल एनर्जी बताओ क्या होती है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही था, बहुत छोटा हो गया लेकिन बात समझ आ रही है।
तो ये देखो यहाँ एक्सप्लेन, इंटरनल एनर्जी इज़ द टोटल कंबाइंड विद इन अ सिस्टम ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स पार्टिकल। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने बताई है, लेकिन एटॉमिक लेवल पे जाके बात करिए। सुनो, जब मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी है। मोशन पार्टिकल्स के दरमियान आपस में अट्रैक्शन है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोनों एनर्जीज मिलाए तो सम हो गए तो इंटरनल एनर्जी बनती है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या है पार्टिकल्स की, ये बताया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है पार्टिकल्स की, ये बताया हुआ है। उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये भी बताया हुआ है, जो कि ज़ीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है ये भी बताया हुआ है। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है ये भी बताया हुआ है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है ये भी बताया हुआ है। एक बार पढ़ लेना। चलो आज आप चौथा करते हैं। तो अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, और वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, मैं बता देता हूँ पहले ही, और ये यही पूछ रहे हैं। देखो भाई, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। आपने पिस्टन को अपने हाथ से दबाया तो क्या हो गया, सिस्टम पर वर्क हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये होता है पॉजिटिव, प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। अब अंदर मौजूद थी गैस, गैस की वजह से वर्क हुआ, पिस्टन ऊपर आ गया, तो गैस ने वर्क कराया ना, तो ये क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि होता है नेगेटिव। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। बात क्लियर हो गई, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इन थर्मोडायनेमिक द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन बाय अ गैस इज क्लोजली रिलेटेड टू वेदर द गैस इज एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग। तो जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क पॉजिटिव, ये याद रखना, पूछ लेते हैं। और जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो ये आपके पास नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया, नेगेटिव वर्क सिनेरियो वगैरह करके डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। भाई हीट कैपेसिटी की टाइप बतानी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी क्या है आप जानते हो कि भाई देखो, आपके पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम 1 kg है समझ लो, तो कितनी हीट आप दोगे 1 kg के सिस्टम को कि उसका जो टेम्परेचर है 1 केल्विन तक बढ़ जाए या 1 सेल्सियस तक बढ़ जाए। कितनी हीट दोगे आप किसी 1 kg मास को कि 1 केल्विन आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाए या 1 सेल्सियस बढ़ जाए। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, सही है। और ये ग्राम में भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है कि कितनी हीट आप दोगे किसी भी सब्सटेंस को जो अंदर मौजूद है, और वो होगा कितना, 1 मोल, कि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए 1 केल्विन तक या 1 सेल्सियस तक। यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को आप कितनी हीट दोगे कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाए। ये आपके पास कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या मोलर स्पेसिफिक हीट भी कह लो। बना लेना इसको अपने पास, सही डायग्राम को। अच्छा, अब ये हो गया। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, Q = m डेल्टा T, और मोलर स्पेसिफिक हीट का भी लिखा हुआ है Q = n डेल्टा T। तो एक जगह m है और एक जगह n है। n जो है वो मोल है, m जो है वो मास है। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ हीट कैपेसिटी भी लिखा हुआ है, हीट कैपेसिटी एंड थर्मल एनर्जी स्टोरेज भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। अच्छा, अब आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं, सही है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं, क्वेश्चंस बता दिए हैं, इसको कर लेना अगर नहीं करा है तो। स्टूडेंट अब जो है अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और अभी आपके पास है आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं न्यूमेरिकल 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट का फील लेना कि बात क्या हो रही है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। अ गैस अंडरगोस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब ज़रा समझो बात क्या कह रहे हैं। आपके पास गैस है, एक सिलेंडर के अंदर आपके पास ये गैस भरी हुई है। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है,
तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ की तरफ आ जाएगा। आइसोथर्मल की बात की ना, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक बात, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी मस्ट बिकम ज़ीरो हो जाती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दो बातों से आपको पता चल गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक तो आइसोथर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, दूसरा उन्होंने कह दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किस में रहता है, हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर की वैल्यू भी नोट डाउन कर लो। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन, ठीक है। तो गिवन डेटा लिख लो यहाँ पर अपना, गिवन डेटा, और टू फाइंड टेम्परेचर आपके पास कितना है 300 केल्विन, और चेंज ज़ीरो है क्योंकि कांस्टेंट है। इफ़ द गैस ऑब्जॉर्व, अच्छा गैस जो है वो ऑब्जॉर्व करती है, ये जो गैस है ऑब्जॉर्व करती है डेल्टा क्यू, कितना ऑब्जॉर्व करती है 500 जाउल। तो आपके पास डेल्टा क्यू कितना दे दिया 500 जाउल, सही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, अच्छा कैलकुलेट द वर्क डन, आपने बताना है कि ये पिस्टन कितना ऊपर गया, वर्क कितना हुआ, ये बता दो, सिंपल ये बता दो वर्क डन। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ज़रा मेरी बात सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, जी है भाई सर, बिल्कुल है। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये तो ज़ीरो हो गया, और वर्क कितना आया 500 आया। तो फिर आपके पास एनर्जी कितनी आई आपके पास, हीट एनर्जी कितनी आई 500 आई, और वर्क ये आ गया आपके पास। तो वर्क क्या आया आपके पास 500 जाउल। बात समझ आई, क्या हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस था, जितनी भी हीट आपने दी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, और ये कंडीशन थी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो ये इस न्यूमेरिकल का सलूशन था। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है। इसको लिखे रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत दोबारा पड़ेगी, मिटा लेते हैं जस्ट हम अपना, ये मिटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आता है डायग्राम बनाना, ठीक है। डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। अच्छा देखो, न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहते हैं अ पिस्टन कंप्रेस अ गैस। ज़रा समझो मेरी बात को, अब ज़रा समझना इधर हो क्या रहा है, अब मज़ा आएगा देखना इधर पढ़ने का। देखो अगेन आपके पास सिलेंडर हैगा, पिस्टन हैगा, ये बात समझ ली, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले पिस्टन क्या हुआ था, ऊपर गया था, एक्सपेंशन हुई थी, मगर अब कंप्रेशन हो रही है, दब रहा है, तो पिस्टन आपका आया नीचे, तो वर्क डन क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है ये, सही। तो आपका पिस्टन अब नीचे आया, कंप्रेस हुआ है। एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली का मतलब क्या है कि कोई हीट एनर्जी सिस्टम में नहीं जा रही, डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो एडियाबैटिकली। बस ये चीज़ याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना इसमें। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, यानी जब आपका पिस्टन ए पर था तो वॉल्यूम क्या था आपके पास, वॉल्यूम आपके पास था, देखो जब पिस्टन ए पर होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो V1 आपके पास क्या था, गिवन डेटा लिख लो दोबारा, गिवन डेटा, और अब टू फाइंड भी कर लेना कुछ, तो 0.02 मीटर क्यूब ये इनिशियल वॉल्यूम है। जब पिस्टन बी पर आया तो वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, तो अब फाइनल वॉल्यूम है, चाहे तो V1 लिख लो या V2 या VI और VF लिख लो, ये डिपेंड आप पे करता है। तो मैं इसको V1 के बराबर लिख देता हूँ और 0.01 मीटर क्यूब इसको V2 के, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, बात भी समझ में आए। ए पर था इनिशियल वॉल्यूम, बी पर था फाइनल वॉल्यूम। एंड द इनिशियल प्रेशर इज, अच्छा जब ए पढ़ते तो आपके पास इनिशियल प्रेशर होगा, तो इनिशियल प्रेशर PI लिख लो या P1 लिख लो, एक ही बात है, जो कि है
200 किलो पास्कल। डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम, ख़त्म बात, कोई गलत बात ही नहीं कर रहे। फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करके बता दो। फाइनल वॉल्यूम यानी जब बी पर आए तो क्या वॉल्यूम आया ये बताना है आपने। जब बी पोजीशन पर आए तो वॉल्यूम क्या रहा ये आपने बताना है। फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर तो आपको हीट दी भी नहीं है, तो कह रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर सोचो ज़रा कौन सा प्रोसेस लगेगा। यहाँ पे लगेगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या पढ़ा था हमने? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पढ़ा था। बाकी सब पता है, जस्ट V2 के लिए सेट P2 के लिए सेट करा दो, P2 के लिए सेट करा दो तो P1 V1 अपॉन V2। P1 कितना? अच्छा किलो को खोल लेना, किलो प्रीफिक्स है तो जब किलो को आप खोलोगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 10 की पावर 3 होता है। और वॉल्यूम क्या है? V1 0.02 और V2 क्या है? देखो V2 ये रहा 0.01। अब इसे सॉल्व कर दो, आपके पास आपका P2 आ जाएगा। ठीक है, देखा कितना मुश्किल तो नहीं था ना, आसान काम था। मुश्किल होता तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता कि किस तरह से इसे करना है और किस तरह से जो है वो लेके चलना है। तो ज़रा मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ ताकि आपको बात समझने में और आसानी हो जाए और अच्छी बात जो है वो समझ में आ जाए। देखो ये रहा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 200 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01। द आंसर इज नज़र आया ना? द आंसर इज, इसे ऐसे लिख लो 400 किलो पास्कल। आई थिंक बुक में भी इन्होंने ऐसे ही लिखा होगा। वैसे जवाब आ रहा है आपका ये आ रहा है, ठीक है, पास्कल। अब आपको पता है 10 की पावर 3 किलो होता है आपके पास, तो 400 किलो पास्कल। पास्कल में ए भी आता है, ठीक है, ए भी लगाना है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? बात समझ आई ना? बस यही समझना था, इसी को क्लैरिटी में लाना था। अच्छा चलो अब आ जाओ, अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। डायग्राम भी बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। आपके पास एक सिस्टम है, समझ लो ये सिस्टम है, अंडरगोस एन आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें प्रोसेस हो रहा है आइसोबैरिक। तो देखो आइसोबैरिक में आप कुछ हीट देते हो और आइसोबैरिक में आपके पास वर्क भी होता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो व्हेन द प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट, तो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर आपका कितना दिया हुआ इन्होंने, समझ लो इस सिस्टम का प्रेशर है 150 किलो पी। देखो ये किलो का मतलब अगेन है किलो पास्कल। 15 पी इज इक्वल टू 150 किलो पास्कल। अगर मैं किलो को खोलूँ तो 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पी ए हो गया आपके पास। इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीज, अब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना। तो वॉल्यूम कितना चेंज होता है? पहले आप यहाँ पर होगे, फिर आप ऊपर आ जाओगे। अब आपका ए जो है वो ये बन जाएगा और बी ये बन जाएगा, सही है। तो वॉल्यूम आपका V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इंक्रीज, अच्छा अभी जस्ट इसको V लिखते हैं, बल्कि सही है। वॉल्यूम इंक्रीज कितना होता है? 0.05 मीटर क्यूब से V2 हो जाता है आपके पास 0.08 मीटर क्यूब। देखो जब आप यहाँ पर थे तो V1 था, यहाँ पर आए तो V2 हो गया, सही है। कैलकुलेट द हीट एडिड टू द सिस्टम, आपने कितनी हीट सिस्टम में ऐड करी है ये बताना है बस। आगे इनिशियल चीज़ और भी चीज़ें आपको दी हुई हैं। वाइल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको बताया हुआ है -3900 जॉउल। और हीट कितनी ऐड करी सिस्टम में बता दो ज़रा जल्दी से। अब आओ ज़रा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस।
तो देखो आप अच्छी तरीके से जानते हो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर आ जाता है, पी डेल्टा वी के। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, सही है, ये बन गई। अच्छा अब देखो आपने डेल्टा यू डेल्टा क्यू पता करना है। डेल्टा यू कितना दिया हुआ है, -390000। अच्छा पी कितना दिया हुआ है, ये रहा 150 मल्टीप्लाई 10⁻3, थोड़ा 3 सही कर लेना, सही है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, डेल्टा वी। डेल्टा वी कैसे निकालोगे, याद रखना डेल्टा वी निकलता है V2 माइनस V1, सही है। तो यहाँ लिख लो V2 माइनस V1। अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -3900 प्लस 150 मल्टीप्लाई 10⁻3। अच्छा अब जरा V2 देख लो कितना है, V2 इज़ 0.08 माइनस 0.05। अब सॉल्व कर लो, दिस इज़ आवर डेल्टा यू। चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले इसको सॉल्व कर लो ताकि आसान हो जाए। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ब्रैकेट बना लो दो, ऐसे देखो 2 ब्रैकेट बना लो और उनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दो ताकि एक साथ सारा सॉल्व हो जाए। एक्सपोनेंट 3 0.08 माइनस 0.05, द आंसर इज 545 माइनस, पता नहीं है 39 क्यों बन रहा है बार बार। चलो 4500, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो -3900 प्लस 4500, द आंसर इज 600। माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास ये नंबर बड़ा है 600 और जाउल। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो 600 जाउल हमारा आंसर था, इसको मैच कर लेना, बिल्कुल ठीक आया है। अच्छा अब आ जाओ आगे चलते हैं, इसको भी मिटा देते हैं ताकि हम अपना अगला समझ सकें। तीसरा हो गया, चौथा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा टाइम लेते हैं बेटा भाई। चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अब वॉल्यूम हो गया फिक्स, पिस्टन ए पर है तो ए पर ही रहेगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ज़ीरो। वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा, वर्क भी नहीं होगा आपका। बात क्लियर हो गई, आइसोकोरिक लिखा हुआ है। अच्छा ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज बाय, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, कितनी बढ़ी, 300 जाउल बढ़ी। इफ़ नो वर्क इज़ डन, देखो जो बात मैंने शुरू में कही थी वो इन्होंने आगे बता भी दी, कोई वर्क नहीं हुआ। डिटरमाइन द हीट एडिड टू द सिस्टम, आपने ये बताना है सिस्टम में कितनी हीट गई है, इस सिस्टम में ये जो आपने हीट दी है ये कितनी है। सबसे पहले तो जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लो, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू 300 जाउल। ये तो आप डायरेक्ट दिमाग से भी कर सकते हो इस कैलकुलेशन को। सोल्यूशन की हेडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये 0 हो गया, ये 300 हो गया, ये 0 हो गया, तो आंसर क्या आया, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू 300 जाउल। ये रहा आपका आंसर। देखा, प्रोसेस समझ में आ गया ना, सारी ज़िंदगी आसान है फिर तो। जब भी मैं कह रहा था शुरू में उस वक्त पढ़ाते वक्त, भाई प्रोसेस को सही समझना, क्योंकि आगे यही आपको जो है वो कॉन्सेप्ट का फील भी दिलाएगा और आपको कंफ्यूज भी करेगा कि ऐसा कैसे हो गया, वर्क कैसे 0 हो गया, इंटरनल एनर्जी कैसे 0 हो गई। अच्छा 5वें पे चलते हैं, लगे हाथ 5वां भी करते हैं। देखो बेशक वर्डिंग बड़ी लिखी हुई है लेकिन चीज़ आसान है, मज़ा आएगा समझने में, इसको दिमाग में रखना। अ गैस अंडरगोस अ साइक्लिक प्रोसेस, देखो साइक्लिक प्रोसेस ये ऐसा प्रोसेस होता है कि आप ए से बी पे जाओगे, बी से सी पे जाओगे और दोबारा ए पर आ जाओगे, इस प्रोसेस को साइक्लिक कहते हैं। समझ में आ रही ना बात। देखो कहते हैं ना साइकिल, अब उसको साइकिल क्यों कहते हैं,
पैडल आप चलाते हो, तो जहाँ से पैडल चलाना शुरू करते हो बार बार वहीं पे आके चलाते रहते हो, तो साइक्लिक वही मतलब होता है। साइक्लिक का मतलब आप ए से एक पोजीशन पे गए, फिर आगे गए, लेकिन आप घूम के दोबारा जहाँ चले थे, जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए, इसी को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अ गैस अंडरगोस अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मैंने बता दिया। स्टार्टिंग एट पॉइंट ए विथ अ वॉल्यूम ऑफ 0.02 मीटर क्यूब। अभी ज़रा मैं इसको समझाता हूँ, पहले ये वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम है आपके पास 0.02 मीटर क्यूब। गोइंग टू बी, अच्छा ए से बी जब आप गए तो वॉल्यूम आपके पास ये रहा, और प्रोसेस कौन सा हुआ, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, जब ए से बी आप गए तो आपने आइसोकोरिक प्रोसेस किया, यानी इसका मतलब है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। बात क्लियर हो गई। देन बी टू सी, जब आप बी से सी गए तो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस किया, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब है बी से सी में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, यानी ज़ीरो हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, यानी ज़ीरो हो गया। बात क्लियर हो गई। एंड फाइनली बैक टू ए, अब दोबारा आप ए पर आ गए। इफ़ द हीट एडिट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज, अच्छा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो आपने हीट एडिट करी थी सिस्टम में, हीट एडिट का वर्ड है, इसका मतलब है ये कह रहे हैं आपके पास डेल्टा क्यू। हीट एडिट, एडिट का मतलब क्या है कि यानी हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो तो क्या है, डेल्टा क्यू, जो कि है 1000 जूल, 1000 जूल की है। एंड द हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट क्या हुई, मतलब रिजेक्ट हुई, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास डेल्टा यू, जो कि आपके पास 500 जूल की। कैलकुलेट द नेट वर्क डन, वर्क डन कितना हुआ ये बता दो भाई, बस और कुछ नहीं बताओ। अच्छा अब यहाँ पर आप लगाओ जो प्रोसेस आप लगाते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वर्क निकालना है ना, बाकी दो चीज़ें तो पता है। 1000 इक्वल टू 500 प्लस डेल्टा यू, इसको वहाँ ले आके माइनस कर दो 500, तो व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 500 जूल। द आंसर इज़ वेरी क्लियर। आई होप यहाँ ये बात समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी, ऐसा क्यों हुआ। बस ये छोटे छोटे हैं, लेकिन बात इसमें समझनी है। अब इसको मिटा ही देते हैं, काफ़ी देर से लिखा हुआ है। अब आ जाओ इसको छठा न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा ये न्यूमेरिकल कराने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें डेटा कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से रिवर्सिबल प्रोसेस तो हम पढ़ सकते हैं मगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं है। अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम, गैस एक्सपेंड करती है। अब इधर बात सुनो होता क्या, देखो पिस्टन आपके पास यहाँ पर था, जब गैस एक्सपेंड करेगी ना तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब पिस्टन आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये गैस का एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है, गैस का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन का मतलब समझना, फैलना, ये वो वाला फैलना नहीं है, ये फैलना वाला फैलना है। अच्छा तो एक्सपेंशन हुआ, तो पहले आपके पास जब आप यहाँ पर थे ए पोजीशन पर, तो वॉल्यूम कितना था, जिसे हम डेल्टा V1 से डिनोट कर सकते हैं 0.03 मीटर का क्यूब। अच्छा जब आप V2 पे गए तो आपके पास वॉल्यूम कितना आया, 0.06 मीटर का क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, यानी डेल्टा P इक्वल टू 0। प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो वर्क हो रहा होता है, याद रखना। तो वो P कितना है, 100 किलो पास्कल है। अब 100 किलो पास्कल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 किलो, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ। अच्छा अब ये वर्क डन मांग रहे बोथ, बोथ का मतलब पहले रिवर्सिबल में फिर इरिवर्सिबल में, लेकिन मैं जस्ट रिवर्सिबल में बताऊंगा, इरिवर्सिबल में नहीं बताऊंगा। उसकी वजह ये डेटा कंप्लीट नहीं है मेरे मुताबिक। अगर आपको लगता है डेटा कंप्लीट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका बता सकते हो, मैं फिर करेक्शन डाल दूंगा। मैंने तो काफ़ी देख लिया इसको, ठीक है।
अच्छा, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला देखो ज़रा। वैसे ये चीज़ आपको पढ़ाई नहीं गई है, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन थी नहीं शायद बुक में ना, मैंने जो एक एक चीज़ें पढ़ी हैं, देखो मैं एक एक चीज़ पढ़ के पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ मिली नहीं उसमें उस वक्त, ठीक है। ये फार्मूला है, बाकी सारी चीज़ें तो मिली हुई हैं। डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। अच्छा, रिवर्सिबल क्या होता है? P 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ डेल्टा V 0. डेल्टा V पता है ना किसके बराबर है? इस तरह से, चलो मैं ये लिख देता हूँ यार, V2 माइनस V1, ताकि आपको समझ में आ जाए। रिवर्सिबल आल लगा लो, यहाँ पे आ रखा है, ठीक है भाई। देखो कैलकुलेट तो एक साथ ही कर देंगे, पहले डेटा लिख लेते हैं। V2 क्या है? 0.06, 0.06 माइनस 0.03। चलो अब कैलकुलेट कर दो। डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू रिवर्सिबल। द आंसर इज क्या है आंसर भाई? देखो आंसर क्या आ रहा है, 100 मल्टीप्लाई 3 0.06 माइनस 0.03। द आंसर इज 300 नहीं 3000। 3000 पता है ना 3000 क्या होता है? तो 3000 है भाई ये, तो 3000 बिल्कुल ठीक है। चलो हो गया ना, समझ में आ गई ना बात? मुश्किल तो नहीं ना कोई? चलो बाकी दो आप खुद कर लेना। मैंने आपकी दिल की आवाज़ सुन ली है कि आप कह रहे हैं सर आप करा दें बाकी दो भी। देखो मुझे भी आपके दिल की आवाज़ जो है ना वो पता चल जाती है, और यकीन मानो ये बात तो टीचर को स्टूडेंट से पूछनी ही नहीं चाहिए कि ये वाला सवाल मैं यहाँ पर कराऊँ या ना कराऊँ। बच्चा हमेशा बोलते हैं सर करा दें, तो आपके दिल की आवाज़ है कि सर आप करा दें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो मैं आपकी दिल की आवाज़ सुन चुका हूँ, तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है भाई, टेंशन ना लो। अब सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। दोस्तों में शेयर क्यों नहीं करते ये बताओ पहले तो, मसला क्या है? देखो अगर दोस्तों में शेयर करोगे, एक अच्छा कंटेंट है हमारा, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, क्या पता किसी बच्चे को ये न्यूमेरिकल आ नहीं रहे हो। आसान तो है नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मुश्किल है बहुत, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन क्या पता वो बच्चा उस वक्त वो पॉइंट पिक ना कर पा रहा हो जिसमें ये न्यूमेरिकल का सलूशन है। तो अगर आप शेयर कर दोगे उसको पता चल जाएगा, थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और नो डाउट अब तक जो भी सब्सक्राइबर बढ़े हैं वो आप लोगों की वजह से, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शुरू करवा दूं, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे होगे सर आप बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं बात। अच्छा चलो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ तो ले पहले। 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर एट, ये कॉन्सेप्ट है, समझना इसको। अगर ये समझ लिया ना आपने, यकीन मानो आपको ना मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। देखो ये कॉपर का मैंने डाल दिया एक, और किस में डाला है मैंने ये कॉपर? ये पानी में डाला है, ठीक है, मैंने ये पानी में डाला है, गैस में नहीं डाला। ये लो गैस है, इस तरह बना रहा। ये आपके पास है कॉपर, यहाँ फील है कॉन्सेप्ट का, सही है। कॉपर का पीस था, पीस का मास था 50 ग्राम, ठीक है, ये मास समझ में आ गया ना, 50 ग्राम है। इस कॉपर का टेम्परेचर भी था, बेशक भाई टेम्परेचर भी होगा, वो था 100 सेल्सियस, काफ़ी गर्म है भाई, 100 सेल्सियस। अच्छा इस प्लेस इन, अच्छा 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये पानी है जिसमें डाला, उस पानी का वज़न देख लो, वाटर है ये वाटर, तो वाटर का वज़न है कितना? 200 ग्राम। ये है C और ये है W, ठीक है, तो ये 200 ग्राम है। आ रहा है ना कॉन्सेप्ट का फील? एक एक चीज़ें नज़र भी आ रही है और होता भी। अब पानी का भी कोई टेम्परेचर होगा जो कि है 20 सेल्सियस पे। देख रहे हो कितने मज़े से डेटा निकाल रहा हूँ मैं, मुझे कोई परेशानी ही नहीं है और ना मुझे कोई टेंशन है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़, सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कब? जब पानी में मैंने डाल दिया कॉपर को, यानी दोनों को मिलाकर
फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास एक पानी है, उसका खुद एक टेम्परेचर होगा, एक मेटल डाल रहे हो उसका भी एक टेम्परेचर होगा। जब पानी और मेटल को एक साथ रख दोगे तो कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर आएगा, मतलब दोनों मिलकर एक टेम्परेचर बना रहे होंगे। यानी समझो पूरे सिस्टम का क्या टेम्परेचर आ रहा है कॉपर डालने के बाद, 30 सेल्सियस पर। तो आपके पास सिस्टम का टेम्परेचर TS 30 सेल्सियस। TS याद रखना, इसमें कॉपर भी शामिल है और पानी भी शामिल है, दोनों का टेम्परेचर मिलाकर आ रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है ना, CM = 4.18। यकीन मानो मैंने आज तो नहीं, बल्कि कुछ टाइम पहले अपने यूनिवर्सिटी में एक न्यूमेरिकल किया था, सॉरी एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें ये वैल्यू थी। तो अगर ये यहाँ नहीं लिखी हुई होती तो भी मैं लिख लेता। अच्छा, आपने बताना क्या है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। आपने बताना है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, देखो यहाँ मैंने जो सी लिखा है ना, C मतलब स्पेसिफिक हीट, और ये वाला जो है CS का मतलब है कॉपर। अब देखो एक सिंपल रूल है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। बात क्लियर है ना? देखो अगर ये चीज़ हीट लॉस कर रही है तो गेन कौन कर रहा होगा, ये, और कंडीशन आइडियल है, तो जितनी हीट ये लॉस करेगा उतनी ये गेन कर लेगा, यानी इक्वल टू लिख सकता हूँ, है ना। तो हीट लॉस कौन कर रहा है, ये इस चीज़ को लिखो, इस स्टेटमेंट को लिखो, हीट लॉस्ट बाय कॉपर। कॉपर क्या कर रहा है, हीट को लॉस कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, इक्वल टू, ये इक्वल टू लगाया मैंने, हीट गेन बाय वाटर। अब देखो वाटर ने हीट गेन करी, मैंने कैसे कहा, वाटर का खुद का टेम्परेचर था 20 सेल्सियस, कॉपर के आ जाने के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना आया, 30 सेल्सियस। तो इसका मतलब है हीट गेन कर रहा है वाटर, हीट लॉस कर रहा है कॉपर। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, CC लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह हो गई। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, सॉरी कॉपर की हीट इस तरह आ गई और वाटर की हीट इस तरह आ गई, ठीक है। अब समझ नहीं आई बात, मैं बताता हूँ। भाई हीट की बात करिए ना, तो हीट को तो डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अच्छा, अब डेल्टा यू आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूला है, चाहो तो डेल्टा ना लिखो ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ना लिखो, वैसे लिख लोगे तो अच्छी बात है। चलो लिख लो भाई, लिख लो। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Q = mCm डेल्टा T। ये m इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यहां पर क्या फॉर्मूला बना, mC। अब इस m को मैंने C क्यों लिखा, इस m को मैंने C इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर जो है ना वो कॉपर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसे CC क्यों लिखा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर डेल्टा T, सही है। अब इसी को दूसरी साइड के लिए भी बना लेते हैं, वाटर का मास, वाटर की स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T। मास कितना है कॉपर का, 50 ग्राम, ग्राम में ही रखना, ठीक है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक हीट भी कॉपर ग्राम में ही दी हुई है। पता क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, डेल्टा T कितना दिया हुआ है, डेल्टा T नहीं है। देखो डेल्टा T कैसे निकलेगा, कॉपर के लिए निकलेगा आपके पास सिस्टम का जो आपके पास 100 था उसको अगर माइनस कर दोगे आप सिस्टम से, सही है, ज़्यादा को कम से माइनस करना, ये आपके लिए आ गया कॉपर के लिए। तो TS - TC, ये M कितना दिया हुआ है, वाटर का मास कितना दिया हुआ है 200, और ये तो दिया हुआ है ना आपको, बल्कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है 4.18। अच्छा, डेल्टा T कितना आएगा, TS - TW। अब तो सब कुछ आ गया ना, सेट करा दो बस। CC को इधर रहने दो 50 को, और इसको उधर ले जाओ, तो 200 418
TS कितना दिया हुआ था 30, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, ये देखो ये लिखा हुआ, और वाटर का टेम्परेचर था 20। अच्छा 50 डिवाइड हो गया, TS कितना दिया हुआ था 30। अच्छा इसमें ना थोड़ा सा तब्दीली कर लो वरना नेगेटिव आ जाएगा, TC को पहले लिखो और TS को बाद में लिखो क्योंकि TC ज़्यादा था। तो 100 माइनस 30। अब इस सबको सॉल्व कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर सॉल्व कर देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। 200 4.18, दोनों को माइनस किया तो 10 डिवाइडेड बाय 50, दोनों को माइनस किया तो 70, जो कि बाइक है और वो बाइक मेरे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये लिख लो 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 70, द आंसर इज 2. दिख रहा है ना 2.38। अच्छा यूनिट क्या रखे थे, जाउल पर ग्राम सेल्सियस, यही था ना। देखो इससे देख लो, इससे समझ में आ जाएगा। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आया है। अच्छा थोड़ा सा अगर इसको एडिट कर लोगे ना राउंड ऑफ तो ये 4 आ जाएगा। देखो भाई बाहर जो है वो बेचारे जानवर जो है वो शायद परेशान है तो वो लड़ रहे हैं आपस में, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई तो पूरा फोकस रखना है। अच्छा चलो ये देखो ये हार्ड था ना, ये मैंने कराया है ना, अब इसके तो नंबर मिलेंगे ना आपको। ये कर कर आ गए ना, यकीन मानो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वो बोलेगा इस बच्चे ने यकीनन पढ़ा है, जब भी इसने इतना हार्ड न्यूमेरिकल कैसे कर लिया, ये तो बड़ा मुश्किल था। कोई बात नहीं भाई, हमें आता है, हम कर लेंगे। चलो आ जाओ 8 वाला करते हैं। अक्सर पता है क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ क्योंकि देखो अभी टाइम हैगा ना हमारे पास, इसलिए बता रहा हूँ। अक्सर मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मसला ये आ रहा होता है कि कोई आना जाना कर लेता है, तो आना जाना चलो कोई कर रहा है घर में से या कोचिंग में से, तो फिर उसमें इतना शोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई वो एहतियात से आते हैं, एहतियात से जाते हैं। अब मेरे घर में ना परिंदे भी हैं, ठीक है, वो जो फिंचेस वगैरह तोते वगैरह होते हैं वो भी हैं, और बिल्लियाँ भी हैं, और फिर वो जानवर भी हैं, और ये फिर इस तरह से स्पीकर भी चल जाता है, तो इस वजह से शोर शराबा ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, तो वो आवाज़ आप लोगों को आती है। तो अक्सर मैं नहीं कहता हूँ लेकिन कभी कभार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन वक्ती है, फिर कुछ टाइम बाद ये आवाज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब जितना डिटेल में जा सकता था मैं चला गया। अब यहाँ देखो, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। अब देखो वो शुरू में ही उन्होंने पूछा है कितनी हीट हमें चाहिए कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 kg का। ये बड़ा आसान है भाई, 1 kg मास का लीड फ्रॉम, टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है 50 सेल्सियस से बढ़ाना है हमें, और 25 सेल्सियस से बढ़ाना है हमें 100 सेल्सियस तक। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने दे दी आपको 0.128 जूल पर ग्राम मोल, सॉरी जूल पर ग्राम सेल्सियस। सेल्सियस में दिया है तो आंसर आपका आ जाएगा, जूल में टेंशन नहीं है। देखो इन दोनों को केल्विन में करो, फिर डिफरेंस निकालो डेल्टा टी, आप देखोगे सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा जो अभी मैं सेल्सियस में निकालूंगा। तो डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होगा, T2 माइनस T1। तो T2 कितना दिया हुआ है 100 माइनस 25, तो T1 कितना दिया है, T1 कितना आएगा 65। आई होप सो 65 ही आना चाहिए, 65 नहीं 75। कभी कभार इतनी छोटी गलतियाँ तो मुझसे भी हो जाती है। तो चलो फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला इज डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। डेल्टा टी देखो डायरेक्ट ही निकाल दिया मैंने। M क्या है, M बताओ भाइयों बहनों, 1 kg, चलो अच्छी बात हो गई। और ज़रा मुझे वो बताओ स्पेसिफिक हीट 0.128। अब ज़रा मुझे वो बताओ डेल्टा टी, तो 75। अब ज़रा मुझे डेल्टा Q बताओ, बिल्कुल ठीक सर 9600। आओ मैं वेरीफाई भी कराता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 0.128 मल्टीप्लाई 75, द आंसर इज़, ये क्या आ रहा है, कहीं पे आंसर किलो में है,
हाँ सही है। देखो मास क्या रखा है आपने, किलो में रखा है। तो जब आप किलो में रख रहे हो उसे आप जब किलो में रख रहे हो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आ गया, बात समझ आ जाएगी। जब आप उसे किलो में रख रहे हो तो इसे ग्राम में क्यों रख रहे हो? ये तो गलत बात है ना। एक जगह किलो में, एक जगह ग्राम में, तो आंसर में तो फ़र्क आएगा। तो अब आपको क्या करना है, या तो इसको ग्राम में ले आओ। अब इसको ग्राम में लाने का तरीका क्या है कि इसके साथ डिवाइड करा दो 1000 को, सॉरी मल्टीप्लाई करा दो 1000 को, तो इसी को ग्राम में ले आते हैं। ठीक है, तो ग्राम में लाने के लिए मुझे क्या करना है, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, जो ठीक लगे वो लिख लो। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1000। अब सही आएगा, देखा आया ना ठीक। तो इस चीज़ का ना आपने अब ध्यान रखना है। अच्छा ये चीज़ मैंने भी कर दी, मिस्टेक ही कहूँगा इसे मैं, लेकिन ये करेक्शन हो सकती थी फ़ौरन से। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मास यहाँ पे ग्राम में है तो यहाँ भी ग्राम में होना चाहिए, अगर यहाँ पर केजी में है तो यहाँ भी केजी में होना चाहिए। ऐसा करोगे ना कि अगर ऊपर केजी में नीचे ग्राम में, तो आंसर आएगा गलत। यहाँ भी ग्राम, यहाँ भी ग्राम, यहाँ भी केजी तो यहाँ भी केजी। तो यहाँ था मेरे पास ग्राम में, मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको केजी में ले जाने से अच्छा मैं इसी को ग्राम में ले जाता हूँ, तो मैंने इसको ग्राम में ले आया। तो जब मैंने इसको ग्राम में लाया तो फिर ये आंसर ठीक आ गया। यहाँ पर हमारी बात हो गई क्लियर। आई होप आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करो, कमेंट कर दो, मैं जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। और नोट्स भी चाहिए हो तो बाय कर लेना। 250 फ़ीस है, 200-250 रुपये फ़ीस है। किसी को मैंने बोल दिया था 2500 रुपये तो वो मैं गलती से 250 को 2500 बोल गया। भाई 250 रुपये फ़ीस है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर।